नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका खबरदार में। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है जिससे हम बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में सेना के हमारे 2 जवान शहीद हुए हैं। घुसपैठ की कोशिश करते हुए 2 आतंकवादियों को मार गिराया गया है। अशरफ वानी हमारे संवाददाता हमारे साथ हैं। अशरफ, क्या खबर है? कुछ और आतंकवादियों के छुपे होने की और घुसपैठ करने की सूचना है। क्या उन्हें घेरा गया है? उन्हें पकड़ने के लिए, मार गिराने के लिए क्या किया जा रहा है? बिल्कुल सही। वहां पर अभी भी सेना का अभियान जो है वो जारी है। दरअसल ये नियंत्रण रेखा से सटा इलाका है हंदवाड़ा में नौगाम सेक्टर का, जहां पर ये घुसपैठ शायद बीती रात हुई है, जिसमें कई आतंकी जो हैं वो जम्मू कश्मीर के भीतर दाखिल हुए हैं। और बहक एक इलाका है, जंगल का इलाका, जहां पर इन घुसपैठियों को सेना ने आज दोपहर के बाद घेरने की कोशिश की। वहां पर गोलीबारी हुई, इनकाउंटर हुआ, जिसमें 2 जो है घुसपैठे वो मारे गए हैं, जबकि सेना के 2 जवान भी मारे गए हैं। ये मुठभेड़ जो है, अभी फिलहाल गोलीबारी वहां पर नहीं हो रही है, लेकिन उस बीच इलाके की घेराबंदी जो सेना का सर्च अभियान है वो वहां पर जारी है। और कल शायद और सेना की तैनाती वहां पर बढ़ा दी जाएगी, क्योंकि काफी घना इलाका है, जंगल से घेरा हुआ ये इलाका है। यहाँ पर सर्दियों में बहुत कम गतिविधि रहती है और गर्मियों में ही इस जंगली इलाके में लोगों की आवाजाही होती है। उस बीच यहाँ पर सुरक्षा एजेंसियों को पहले ही ये आशंका थी, जो सेना प्रमुख ने भी कहा था कि जो ही पहाड़ों पर बर्फ पिघलेगी तो घुसपैठ की कोशिशें बढ़ेगी। तो उसी संपर्क में इसको देखा जा रहा है कि कहीं न कहीं। बहुत धन्यवाद अशरफ। अशरफ वानी हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे। हम इस संबंध में और जानकारी बुलेटिन में आगे आपको देते रहेंगे। फिलहाल पाकिस्तान के पैसे से कश्मीर में अशांति की एजेंसी चलाने वाली हुर्रियत के चेहरे से नकाब क्या उतरा, उसके नेताओं का मानसिक संतुलन ही बिगड़ गया। हुर्रियत के नेताओं का हाल उस ठेकेदार जैसा हो गया है जिसका धंधा पानी बंद होने वाला है। आज तक ने 4 दिन पहले हुर्रियत नेताओं का पूरा काला चिट्ठा आपको दिखाया था। कैसे कश्मीरियों के अधिकार की बड़ी बड़ी बातें करने वाले हुर्रियत के नेता पाकिस्तान और हाफिज सईद जैसे पालतू आतंकवादियों के पैसे से कश्मीर में हिंसा फैलाते हैं, स्कूलों में आग लगाते हैं, सरकार और सिस्टम को अस्थिर करने की साजिश करते हैं। हमारे सिस्टिंग ऑपरेशन से गिलानी गिरोह के 4 दिन से बोलती बंद थी। हमारी रिपोर्टर कमलजीत संधू यासीन मलिक से हुर्रियत का स्टैंड जानने उनके घर गई थी, तो उनके साथ गुंडागर्दी की गई थी, उनका मोबाइल तोड़ दिया गया था, हमारे कैमरामैन की पिटाई की गई थी। लेकिन हमारी कोशिश जारी रहेगी। हम कैमरे पर पैसे लेकर कश्मीर में आग लगाने वाले विलन्स को बिल से बाहर निकालने की कोशिश करते रहे। जब हुर्रियत को हमारे खुलासे से साख डूबती दिखी तो आज खुद नईम खान मीडिया के सामने आया। ये वही नईम खान है जो हमारे स्टिंग ऑपरेशन में खुलेआम पैसे दो, खून खराबा कराओ वाले अंदाज में बातें करता हुआ पकड़ा गया था। नईम खान ने आज श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां पहले तो नईम खान पाकिस्तान परिस्थिति की बातें करता रहा, हमारे स्टिंग ऑपरेशन को झूठा बताता रहा, लेकिन जब हमने स्टिंग पर सीधा सवाल किया तो चीखते चिल्लाते प्रेस कॉन्फ्रेंस से बाहर निकल गया। हमारे संवाददाता आशुतोष मिश्रा के एक सवाल का जवाब नईम खान ने नहीं दिया। Sir, you have been saying you India Today, you are the cheaters. You are the cheaters. Sir, you are the cheaters. You were saying you take fund from Pakistan. You saying it's indigenous movement. I never said. If you're taking fund from Pakistan, how it is indigenous movement? Sir? This is indigenous. You are not. You are cheaters. You are. You take fund from Pakistan. How it is indigenous movement, sir? Who are you? I'm not answerable to you. Who are you? I'm not here to answer. I'm not answerable to this. Sir, you take fund from Pakistan. You take fund from Pakistan. How this is indigenous movement, sir? I will tell you. आप कहीं भी चलाएंगे. बैठो. You are caught on camera. You are caught on camera, sir. You jingoist. I don't know. Are you from army? Are you from intelligence? I'm not jingoist. I'm just a journalist. I'm just asking you a simple question. You are caught on camera. You were here. Listen to me. On camera, you were saying. Hold on your tongue. Sir, on camera, you were saying that you take fund from Pakistan. You accepted fund from Pakistan. Yes, I am ready to answer, but you hold on your tongue. You have put forth the question. Hold on your tongue. सुनो, खामोश हो जाओ। हम नहीं, क्योंकि मुझे पता है अभी मैं अगर निकलूंगा, खामोश, अभी मैं निकलूंगा, ये अभी कहेंगे नईम खान भाग गया। और इतना मैं अभी तक 1 घंटे से बात कर रहा हूँ। मैं क्या कह रहा था, इसलिए मैं एक बार आपसे फिर कहूंगा, शांति रखो। अगर मैं जालिम होता,
मैं आपको अलाउ नहीं करता, क्योंकि जब आपने 4 दिन से वो वीडियो चलाई, आपने मुझसे पूछा, आपने यहाँ आपने कहा मैं अब आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आपने कहा नईम खान अंडरग्राउंड है। इज इट ट्रू? यू चीटर। आप काम की बात का सवाल जवाब नहीं दे रहे हैं, आप भाग रहे हैं सवालों से। आप सवालों से भाग रहे हैं, आप भाग रहे हैं सवालों से। और इस समय जो उनके समर्थक हैं तमाम, वो यहाँ पर मीडिया के खिलाफ नारे लगा रहे हैं, और जो कड़े सवाल, जिन सवालों का जवाब दिया जाना चाहिए था, उन सवालों से भाग गए, आरोप लगाते रहे। 40 से 45 मिनट तक आरोपों का दौर चला, और जब हमने उनसे एक सवाल, क्योंकि इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका एक ही बात कहते रहे कि पाकिस्तान स्टेक होल्डर है, हाँ हम उनसे फंड लेंगे। अगर पाकिस्तान से फंड ले रहे हैं तो ये फिर इंडिजीनियस मूवमेंट कैसे हुआ, कश्मीर का आंदोलन ये कैसे हुआ? सवालों से पकड़े गए, सबसे बड़े सवाल पर पकड़े गए, और जब जवाब देने की बारी आई तो भाग गए। श्रीनगर से कृष्ण कुमार के साथ में आशुतोष, आज तक। हुर्रियत के नेताओं के दिल की गहराइयों में पाकिस्तान बसता है, ये बात आज एक बार फिर से सिद्ध हो गई। हमारे सवालों पर नईम खान की हकली गुम हो गई, उसने हमारे एक भी सवाल का सीधा जवाब नहीं दिया। पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नईम खान भारत विरोधी बातें करता रहा और पाकिस्तान के प्रति उसकी भक्ति साफ साफ छलकती रही। जब नईम खान जाने लगा तो उसके समर्थकों ने भारत विरोधी नारे लगाए। नईम खान हमारे स्टिंग ऑपरेशन पर सवाल उठाता रहा, हमें ही झूठा बताता रहा, लेकिन शाम होते होते हुर्रियत को बैकफुट पर आना ही पड़ा। नईम खान को हुर्रियत ने सस्पेंड कर दिया, लेकिन आज कैमरे पर नईम खान ने जो कुछ भी कहा, उससे हुर्रियत की पाकिस्तान परस्ती पर कोई भी शक अब नहीं रहा है। पाकिस्तान इज सपोर्टिंग दिस मूवमेंट एट डिप्लोमेटिक लेवल, political level. क्यों नहीं करेगा? It is their moral obligation. You are the cheaters. You take fund from Pakistan. How it is indigenous movement, sir? Who are you? I am not answerable to you. Who are you? आप और हम इसे एहसान फरामोशी कहते हैं। रहना हिंदुस्तान में और नाम जपना पाकिस्तान का। हालात को खराब करने के लिए आपको प्रयास चाहिए। जिस मुल्क की मिट्टी में पैदा हुआ, जिसकी हवा पानी से वजूद है, जिस मुल्क का नागरिक है, उसी से इतनी नफरत कि खुलेआम पाकिस्तान परस्ती की बातें कर रहा है ये शख्स। कश्मीर, पाकिस्तान, when we talk of Kashmir, we talk of pre-47 geographical position of Kashmir. तो पाकिस्तान, कल ही पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस का स्टेटमेंट आया, and it has vindicated my stand that Pakistan is supporting this movement at diplomatic level, political level. क्यों नहीं करेगा? It is their moral obligation because they are administrating one part of Kashmir. On camera you were saying, sir, on me, you were saying that you... 4 दिनों से ये शख्स अंडरग्राउंड था। आज तक के स्टिंग में खुलेआम पाकिस्तान और हाफिज सईद से पैसे लेकर कश्मीर में हिंसा फैलाने की बात कबूलने वाला ये शख्स चेहरा छिपाते भाग रहा था। आज कैमरे के सामने आया तो इसकी पाकिस्तान परस्ती कश्मीर और देश के सामने आ गई। कश्मीर की आवाम को इसका ये चेहरा जरूर देखना चाहिए और ये जानना चाहिए कि आस्तीन का सांप कहां छिपा है। पाकिस्तानी फंड्स की कश्मीर में अगर कोई है, वो एक बार हमारी एक कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के लीडर शहीद अब्दुल गनी लोन को एक बार उन्होंने कहा, तो उन्होंने कहा ये हमारे लिए शीरी मादर है। पाकिस्तान का पैसा जो है कश्मीर में अगर कोई लेता है तो वो उसकी सैंक्टिटी कश्मीर में है। हिंदुस्तान के पैसे की कोई सैंक्टिटी कश्मीर में नहीं है, क्योंकि दे आर द कोलैबोरेटर्स। दूसरी बात, वो कहते हैं हुर्रियत वाले पैसा खा रहे हैं। ये शख्स आज यूं ही सामने नहीं आया। नईम खान को आज कैमरे के सामने आना पड़ा, क्योंकि आज तक के ऑपरेशन से अलगाववादियों के उस इमेज की चूलें हिल गई हैं, जिसकी आड़ में वो खुद को कश्मीरियों के शुभ चिंतक होने का दावा करता रहा है। पहली बार दुनिया को सबूत के साथ ये पता चला है कि हुर्रियत नाम की कठपुतली की कमान किसके हाथ में है। 20 साल से उनको मासूमों का कत्लेआम नजर नहीं आ रहा है कश्मीर में, लेकिन नईम खान को जिस तरीके से वो पेश किया जा रहा है, दैट इज व्हाई कश्मीरी इज नाउ clever enough to differentiate between friends and foes, to differentiate between friends and enemies. नईम खान हुर्रियत का कोई छोटा मोटा नेता नहीं है। हुर्रियत के फ्रंट लाइन लीडरशिप में इसका भी नाम है। आज तक के स्टिंग को फर्जी बताता रहा, हमें धोखेबाज कहता रहा, लेकिन अपने ही मुल्क को ये किस हद तक धोखा देता रहा है, इसका सबूत अब देश के पास है, NIA और ED जैसी जांच एजेंसियों के पास है।
हाफिज सईद ने गिलानी साहब को फंड किया है। कितना था? सब कुछ तो नहीं पूछते, बट हमें जहाँ जहाँ पता चलता है तो ठीक ठाक किया उन्होंने भी किया। 10-20 करोड़ ज्यादा किया। राष्ट्रीय रजिस्ट्रेशन तो आपसे, क्योंकि उसको ये फायदा हुआ, उसने पूरे पाकिस्तान में एक ड्राइव भी फिर चलाया इस नाम पे ना, कलेक्शन ऑफ फंड्स के नाम पे। इस स्टिंग के बाद पूरी हुर्रियत को डंक लग गया है। आज श्रीनगर में होने वाली हुर्रियत की बैठक रद्द हो गई। पूरे गिलानी गैंग को सांप सूंघ गया। शाम होने से पहले ही नईम खान को सस्पेंड कर दिया गया। कल तक अलगाववादियों के तेवर तने थे। कल हमारी रिपोर्टर यासिन मलिक के घर गई तो उनके साथ गुंडागर्दी की गई थी। हमने उन्हें कहा कि स्टिंग ऑपरेशन हो चुका है, हम सिर्फ रिएक्शन के लिए यहाँ पे आए हैं। उसके बाद उन्होंने मेरा फोन पकड़ा और बैग से फोन निकाल डाला और आप देख सकते हैं किस तरह से ये जो फोन है उन्होंने छीन के तोड़ दिया। हमने उन्हें कहा ये करने की जरूरत नहीं है, अगर आप बोलते हैं हम सीधा सीधा घर छोड़ के चले जाएंगे, लेकिन वो मौका उन्होंने हमें नहीं दिया। कश्मीर के अलगाववादियों की नजर में आज तक बुरी तरह खटक रहा है, क्योंकि हमने उनका मुखौटा उतार दिया है। उनका असली चेहरा कश्मीरियों को दिखा दिया है, इसलिए ये तिल मिला रहे हैं। क्योंकि जिनके साथ सिटिंग ऑपरेशन हुआ, आई कैन नॉट स्पीक ऑन द बिहाफ ऑफ देम। दे विल हैव टू एक्सप्लेन देयर ओन स्टोरी, दे विल डिफेंड देयर ओन वर्जन। बट जिस तरीके से इस सिटिंग ऑपरेशन के जरिए इस पूरी कश्मीरी कौम को जलील किया जा रहा है, इस तहरीक को बदनाम किया जा रहा है, मैं चैलेंज करता हूं मीडिया को, इंडियन एजेंसीज को, मेरा रोल देखें और मुझे इस पर फख्र है, गर्व है मुझे आज के दिन अपने कश्मीरी अवाम पर, हु स्टूड एट माय बैक लाइक ए रॉक, जिन्होंने कहा दिस इज ऑल नॉनसेंस, ऑल रबिश। ये चाहे जितना फड़फड़ा लें, लेकिन भारत का कानून इनका हिसाब जरूर करेगा। एनआईए ने जांच शुरू कर दी है। पैसे पर पलने वाले देश के दुश्मनों का वही खाता तैयार हो रहा है। निर्णायक कार्रवाई करने की पहल की गई है। मुझे विश्वास है आतंकवाद का ये दौर जो बाहर से कुछ तत्वों के द्वारा प्रोत्साहित किया गया था, इसका जल्द अंत होगा। हुर्रियत को ये समझ लेना चाहिए कि हिंदुस्तान की रोटी खाकर पाकिस्तान से भक्ति दिखाने के दिन लद चुके हैं। पाकिस्तान की साजिश पर कश्मीर को अस्थिर करने का उसका प्लान फिसड्डी साबित होता रहेगा। आज तक उसकी पोल खोलता रहेगा। सिर्फ एक शख्स को सस्पेंड करने से काम नहीं चलेगा। हुर्रियत को समझ लेना चाहिए कि उसकी सेहत के लिए कश्मीर की आजादी का सपना देखना छोड़ना ही बेहतर रहेगा। आशुतोष मिश्रा, श्रीनगर, आज तक। और खबरदार में अब हम कुलभूषण जाधव केस में हार से तिलमिलाए पाकिस्तान के प्लान बी का पूरा विश्लेषण करेंगे, जिससे शरीफ सरकार के खतरनाक इरादों का पता चलता है। इस्लामाबाद में आज सरताज अजीज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कुछ ऐसी बातें बताई जिनसे यह अंदाजा लग जाता है कि पाकिस्तान हार के बाद भी सुधरने वाला नहीं है। मैंने जिस पहले कहा सिर्फ 5 दिन थे जिसमें ये सारा कुछ होना था। अब हमारे पास काफी वक्त है और हम उसके लिए बड़ी स्ट्रांग टीम बनाएंगे। एक हार से पाकिस्तान का दिल नहीं भरा है। अंतर्राष्ट्रीय अदालत ने कुलभूषण की फांसी पर रोक लगाकर पाकिस्तान को बताया कि जिस राह पर वो निकला है वो हार की तरफ जाता है, लेकिन गलती से सबक लेना पाकिस्तान ने कभी सीखा ही नहीं। दूसरी बात, हेग की हार पाकिस्तान को पच नहीं रहा। शरीफ सरकार के लिए ये बड़ा सियासी सरदर्द साबित हो रहा है। विपक्ष सरकार का बैंड बजा रहा है। नवाज शरीफ के खिलाफ कड़े मुर्दे उखाड़े जा रहे हैं। इमरान खान ने यहाँ तक कह दिया है कि भारत से शरीफ की सांठगांठ हो चुकी है। पाकिस्तान फिक्स्ड मैच खेल रहा है। 2 दिनों से शरीफ सरकार की बोलती बंद थी, लेकिन आज डैमेज कंट्रोल करने सरताज अजीज को आगे आना पड़ा। ये कहना पड़ा कि अंतर्राष्ट्रीय अदालत को जाधव की फांसी पर रोक लगाने का हक ही नहीं है। यह पाकिस्तान का प्लान बी है जो वो जाधव केस में आजमाएगा। इसकी कई बातों का खुद सरताज अजीज ने खुलासा किया है। सबसे पहले पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट के अधिकार क्षेत्र को चुनौती देगा। पाकिस्तान की दलील होगी कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट दखल नहीं दे सकती। काउंसलर एक्सेस का ये कहकर विरोध किया जाएगा कि जाधव पाकिस्तान की सुरक्षा से जुड़ी जानकारियां भारत को दे सकता है। जाधव को फांसी के फैसले पर पाकिस्तान डटा रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट को यह बताया जाएगा कि किसी देश के लीगल सिस्टम को चुनौती नहीं दी जा सकती। शरीफ सरकार मुल्क को यह बताने की कोशिश करेगी कि जाधव को फांसी में देरी हुई है,
लेकिन सजा तय है। भारत पर काउंटर अटैक करते हुए पाकिस्तान इंटरनेशनल कोर्ट में कश्मीर का मुद्दा भी उठा सकता है। यानी कि पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय अदालत को ठेंगा दिखाने की ठान ली है और ये उसे महंगा भी पड़ सकता है। कायदे से पाकिस्तान को जाधव के साथ इंसाफ करना चाहिए, लेकिन बेईमान पाकिस्तान को ईमानदारी कहां आती है। आज तक ब्यूरो। एक कहावत है, हम दोस्त चुन सकते हैं, पड़ोसी नहीं। पाकिस्तान हमारा वो सरदर्द है जिसका सामना हमें चाहे अनचाहे करना ही पड़ता है। तो खबरदार में अब हम वायुसेना अध्यक्ष BS धनोआ के उस खत का विश्लेषण करेंगे जो उन्होंने एयरफोर्स के 12,000 ऑफिसर्स को लिखा है। इस पत्र के केंद्र में भी पाकिस्तान ही है। ये सिर्फ पत्थरबाजी नहीं है, एक साजिश है देश को तोड़ने की। इस साजिश में भारत का वो दुश्मन शामिल है जिसे पाकिस्तान कहते हैं। आज तक ने इस साजिश का वो पहलू भी दिखाया जिसमें हुर्रियत को सीधे पाकिस्तान से करोड़ों की फंडिंग की जाती है। पाकिस्तान से जो आपकी फंडिंग है वो मतलब साल के हिसाब से वो करते हैं आपकी फंडिंग, या हाउ दे फंड यू? डिफरेंट, या क्वार्टरली दे फंड यू, क्वार्टरली या एनुअली दे फंड यू? कभी मतलब क्वार्टरली और 6 मंथली इस तरीके से आ जाता है। और कभी कभार वो ऐसा भी होता है कि वो कहीं सूर्या में रहते हैं, कतर में किस्त देते हैं, वहां से वहां गया, वहां से इधर आ गया दिल्ली, फिर आपने यहाँ से मुझे दिया। थोड़ा सा उसमें भी होता है, परसेंटेज बीच वाला कट भी जाता है, जैसे पाकिस्तान से वहां गया वहां से। ये खतरा एक तरफा नहीं है, ये वो दुश्मन है जो सियासी लिबास में है, लेकिन कुछ दुश्मन ऐसे भी हैं जो सीधे सीधे हमला करते हैं। कश्मीर अशांत है, LOC पर तनाव है, घरेलू और बाहरी दोनों मोर्चे पर चुनौतियां हैं, तो हमारी सेनाओं के लिए भी ये असाधारण हालात है। इसकी झलक वायुसेना अध्यक्ष BS धनोआ के उस खत में मिलती है जो उन्होंने एयरफोर्स के 12,000 अफसरों को लिखा है। मौजूदा हालात में पारंपरिक खतरे से अलग किस्म का खतरा लगातार बना हुआ है, इसलिए हमें शॉर्ट नोटिस पर ऑपरेशन के लिए चाक चौबंद रहने की जरूरत है। इस स्थिति को देखते हुए आप ट्रेनिंग पर फोकस करें। आप हमेशा हर एक क्षण आप बैटल वर्दी हैं, बैटल के लिए तैयार हैं। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि आप अपने इक्विपमेंट का सर्विसिबिलिटी, आप अपने स्पेयर्स का अवेलेबिलिटी, आपकी ट्रेनिंग की फिटनेस, टीम कोऑपरेशन, मोराल और ऑपरेशनल प्लान्स का रिहर्सल और कंटीजेंसी प्लानिंग का रिहर्सल, ये सब चीज इन्वॉल्व है। ये ओवरनाइट नहीं होता है, अचानक नहीं होता है, इसमें बहुत टाइम लगता है। वायुसेना अध्यक्ष के संदेश में जिस खतरे का जिक्र है उसका सीधा मतलब पाकिस्तान का प्रॉक्सी वार है। हालांकि एयर चीफ ने एयरफोर्स में यौन उत्पीड़न, भाई भतीजावाद और फाइटर प्लेन की कमी का भी जिक्र किया है, लेकिन असली चिंता पाकिस्तान को लेकर ही है। इस तरह के लेटर्स का आने का मतलब ये है कि ये प्रिपरेशंस के लिए तैयार रहना चाहिए, किसी भी इवेंचुअलिटी के लिए कोई बड़ा। इसका मतलब ये है कि या तो पाकिस्तान या कश्मीर बेस्ड मिलिटेंट ग्रुप्स जो हैं कोई नए प्लान कर रहे हैं जिसकी इंफॉर्मेशन उनके पास है जो उन्होंने पास ऑन नहीं की। तो ये एक तैयारी है, अगर ज़रूरत पड़ी तो ये ऑपरेशन होंगे, ज़रूरत नहीं पड़ी तो वक्त के साथ साथ आगे बढ़ जाएंगे। ऐसा पहली बार है जब किसी वायुसेना प्रमुख ने सभी अफसरों को लेटर लिखा है। इससे पहले 2 सेना प्रमुखों फील्ड मार्शल KM करियप्पा ने 1 मई 1950 और जनरल K सुंदरजी ने 1 फरवरी 1986 को इस तरह के खत लिखे थे। यानी कि वायुसेना की नजर में स्थिति गंभीर है। पुरानी कहावत है कि शांति चाहिए तो युद्ध के लिए तैयार रहना होगा, और वायुसेना अध्यक्ष की ये चिट्ठी भी कुछ यही बताती है कि हम अपने पड़ोसी देशों के रिकॉर्ड देखें, उनके चरित्र का इतिहास देखें, तो उसमें उन पर विश्वास नहीं किया जा सकता। और उनकी चिट्ठी का मतलब बिल्कुल साफ है कि इससे हमें युद्ध के लिए तो तैयार रहना है, लेकिन आक्रमण के लिए नहीं। यलगार हो ऐसा नहीं, लेकिन मुकाबले के लिए तैयार रहना ज़रूरी है। और जब ऐसी शक्तियों के साथ मुकाबले की तैयारी होती है तो लड़ाई हौसलों से लड़ी जाती है और जीती भी। कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ संजय शर्मा, दिल्ली, आज तक। स्वागत है एक बार फिर से आपका खबरदार में। और अब हम बात करेंगे अफवाह की, ऐसी अफवाह की जो आग की तरह फैलती है
और आग लगाती भी है। आग भी ऐसी कि जिसमें झुलसकर जिंदगियां स्वाहा होती हैं। कौन है जो माहौल बिगाड़ रहा है? कौन है जो अफवाह फैला रहा है? ग्रामीण एरिया में जो है इसी तरह का अफवाह बहुत तेजी से फैला है। सोशल मीडिया के माध्यम से उसका ज़्यादा प्रचार मिला है। उसको चलते गांव वाला लोग जो है अपने आप कानून को हाथ में लेना शुरू किया। कौन है जो आपस में लड़वा रहा है? कौन है जो लोगों में दरार डाल रहा है? कोई रिमोर मॉन्गरिंग हुई है या फिर जो है अफवाह फैलाई गई है, तो उसी के चलते ये हुआ था। कौन है जो खौफ का कारोबार कर रहा है? एक अफवाह फैली और 7 जिंदगियां खत्म। ये कोई कहानी नहीं है, हकीकत है, सच्चाई है। झारखंड में पिछले 10 दिनों से बच्चा चोरी को लेकर अफवाह फैल रही थी। सोशल मीडिया में सवार होकर वो अफवाह पूरी रफ्तार से घर घर तक पहुंच गई और फिर उस अफवाह ने 2 समुदायों को आमने सामने कर दिया। लोग एक दूसरे की जान के प्यासे हो गए। नतीजा ये हुआ कि 7 बेगुनाहों की मौत हो गई। एक अफवाह और फैलती गई नफरत की आग। एक अफवाह और 2 समुदायों में खूनी जंग। एक अफवाह और 7 जिंदगियां खत्म। झारखंड के कोल्हान इलाके में ऐसा कुछ हो रहा है जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इन तस्वीरों को देखिए, लोग गुस्से में। पुलिस ने मोर्चा संभाल रखा है। पत्थरबाजी हो रही है, जवाबी फायरिंग भी हो रही है। लेकिन भीड़ बेकाबू है, आगजनी भी कर रहे हैं। पुलिस की गाड़ी भी चला डाली। जमशेदपुर से लेकर सरायकेला तक 2 समुदाय आमने सामने हैं और दोनों एक दूसरे की जान के प्यासे हो रहे हैं। हालात को संभालने के लिए मौजूद पुलिस बेदम है। ये सब कुछ है एक अफवाह की वजह से। आप सुनकर हैरान रह जाएंगे कि उस एक अफवाह ने 1-2 नहीं, पूरे 7 लोगों की जान ले ली है। पूरे कोल्हान इलाके में एक अफवाह ने प्रशासन को झकझोर कर रख दिया है। एक ही दिन में 2 अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की हत्या से पुलिस की नींद उड़ी हुई है। बताया जाता है कि यह हत्या बच्चा चोरी के अफवाह की वजह से हुई। दरअसल 10 दिनों में पूरे इलाके में अफवाह ये फैली कि कोई बच्चा चोर घूम रहा है और बच्चा चोरी कर रहा है। अफवाह की आग को हर घर तक पहुंचाने में सोशल मीडिया ने सक्रिय भूमिका निभाई। फिर क्या था, लोगों ने बच्चा चोर होने के शक में अनजान लोगों की पिटाई शुरू कर दी और हत्या भी। सोशल मीडिया के माध्यम से जो है कुछ अफवाह फैला था कि कुछ बच्चा चोर गिरोह सक्रिय है। ग्रामीण एरिया में उसका बहुत ज़्यादा डर हो गया उस बात को लेके। लेकिन सच्चाई में जो है इस जिला या बगल का जिला में कहीं कोई बच्चा चोरी का एक भी इंसिडेंट रिपोर्ट नहीं हुआ या ऐसा कोई घटना हुआ नहीं है और ऐसा कोई ऑर्गेनाइज्ड बच्चा चोर गैंग कहीं नहीं है। लेकिन ग्रामीण एरिया में जो है इसी तरह का अफवाह बहुत तेज़ी से फैला है। सोशल मीडिया के माध्यम से उसका ज़्यादा प्रचार मिला है। उसको चलते गांव वाला लोग जो है अपने आप कानून को हाथ में लेना शुरू किया पैनिक की वजह से। ये है जमशेदपुर का बागबेड़ा इलाका, जहां 18 मई को रात के करीब 9 बजे बच्चा चोर होने के शक में भीड़ ने 3 लोगों को पकड़ लिया और पीट कर उनकी हत्या कर दी। हम हैं बागबेड़ा इलाके में। ये वही इलाका है जहां पर 3 लोगों की हत्या कर दी गई। परसों
करीबन 8:30-9 बजे शाम में जब 3 लोग एक महिला के साथ यहाँ से गुजर रहे थे तो गांव वालों ने उन्हें रोका और रोकने के बाद उनसे पूछा गया कि बच्चा कहाँ है। उन लोगों ने अनभिज्ञता जाहिर की कि कैसा बच्चा। दरअसल ये कोल्हान इलाका है, यहाँ बीते 10 दिनों से एक अफवाह फैला हुआ है बच्चा चोरी का, और फिर गांव वालों ने उन्हें बच्चा चोर समझा और इसी जो आप बिजली के खंभे देख रहे हैं यहाँ पे 3 लोगों को बांध करके लाठी डंडे से, यहाँ आप देख रहे हैं कि उसके जूते पड़े हुए हैं, लाठी डंडे और पत्थर से कूच करके मार दिया गया और मौके पर ही 3 लोगों की मौत हो गई। वही पहले जो डोमिसाइल वाला जो काम हुआ था, मारपीट चल रही थी, इधर का आदमी उधर, उधर का आदमी उधर, वही फिर यही दिख रहा है। अरे जहाँ भी देखिए बच्चे चोरी हो रहा है क्या? ये एक ठो अफवाह है बस। ये लोग एक ठो प्रोग्राम बनाए हुए हैं, मेरा लड़का बेकसूर। फिर सरायकेला के राजनगर इलाके में 4 लोगों की हत्या हुई। तस्वीरें देखिए, भीड़ इस युवक की किस बुरी तरह से पिटाई कर रही है। बाद में इसकी मौत हो जाती है। उन लोग कहीं रास्ता में रोका, हाथ दिया गया तो उन लोग नहीं रोका। रोकने के बाद उन लोग चला गया, फिर उन लोग को मारपीट किया वहाँ गाँव वाला। फिर जाके उधर से जहाँ हम लोग रिश्तेदार था, एक आदमी को वहाँ छोड़ हुआ है, वहाँ गए तो इन लोग वहाँ रुक गए। बोला ठीक है, सुबह आप लोग नाश्ता करके जाइएगा। तो इन लोग रुक गए। फिर गांव वाला लोग क्या हुआ नहीं बोला, इन लोग बच्चा पकड़ने वाला इन लोग बच्चा पकड़ने वाला है। अब बोल बाल के इन लोग को पीट पाट के बस खत्म कर। अफवाह की वजह से पिटाई और हत्या की खबर आग की तरह फैलती गई और माहौल बिगड़ता गया। दोनों घटनाओं में मरने और मारने वाले 2 अलग-अलग समुदायों के थे, लिहाजा हालात काफी तेजी से खराब हुआ। दोनों समुदाय सड़कों पर उतर आया, एक दूसरे पर ईंट और पत्थर से हमलों का दौर शुरू हो गया। पुलिस जब तक पूरी तरह मुस्तैद होती, तब तक शायद देर हो चुकी थी। आंसू गैस के गोले दागे गए, भीड़ को काबू में करने के लिए रबर बुलेट भी चलाए गए, लेकिन भीड़ का गुस्सा कम नहीं हो रहा है। अफवाह अब भी फैल रही है, लिहाजा पुलिस लोगों से अपील पर अपील कर रही है और कड़ी चेतावनी भी दे रही है। सभी झारखंड वासियों से अपील करता हूं कि इस तरह के अफवाह पर ध्यान नहीं दें, और ऐसे लोग जो अफवाह फैलाएंगे, चाहे सोशल मीडिया पे हो या व्हाट्सएप पे या किसी के माध्यम से, उस पर पुलिस कठोर कार्रवाई करेगी। जमशेदपुर और सरायकेला में हालात काबू में नहीं कहे जा सकते। सड़क पर संग्राम जारी है, लेकिन सियासत को इसकी परवाह कब हुई है? ये घटना जो बच्चों के नाम पे ये घटना हो रही है, प्रशासन, मुख्यमंत्री उसी जिला के हैं, तो अब कौन सा प्रशासन वहां आएगा? अब पुलिस प्रशासन और जांच एजेंसियों को इस सवाल का जवाब जरूर ढूंढना चाहिए कि आखिर वो जानलेवा अफवाह फैलाई किसने? कौन है वो लोग जो खूनी अफवाह को हथियार बनाकर 2 समुदायों में नफरत का खौफनाक खेल खेल रहे हैं? धर्मवीर सिन्हा, जमशेदपुर, आज तक। बार बार आपसे अपील की जाती है कि अफवाहों पर ध्यान न दें। हम भी आपसे यही निवेदन करते हैं, क्योंकि अफवाह सिर्फ आग लगाती है, जैसा कि झारखंड में हो रहा है और जैसा अलीगढ़ में भी हुआ। अलीगढ़ में एक अफवाह की वजह से 2 समुदायों के बीच तनाव बढ़ा और पुलिस प्रशासन के हाथ पैर फूल गए। हंगामा है, बवाल है, नारेबाजी है, पत्थरबाजी है, जवाबी कार्रवाई भी है, कमांडो भी एक्शन में है। चंद घंटे पहले तक यूपी का अलीगढ़ उबल रहा था। 2 समुदाय के लोग आमने सामने थे, एक दूसरे पर ईंट और पत्थर चला रहे थे और पुलिस ने भी मोर्चा संभाल रखा था। तस्वीरों में देखिए, शहर के फूल चौराहे इलाके में भारी तादाद में पुलिस वाले मौजूद हैं। पीएसी, आरएएफ और स्वात टीम के कमांडो भी मोर्चे पर हैं। आला अधिकारी भी हर तरह के हमले से बचने के लिए पूरी तैयारी के साथ डटे हैं। हालात बेहद तनावपूर्ण दिख रहा है। प्रशासन की माने तो ये सब कुछ हुआ एक अफवाह की वजह से। अफवाह फैली कि किसी खास समुदाय के लोग अवैध निर्माण कर रहे हैं और फिर हालात बिगड़ने लगे।
नहीं, ये कोई निश्चित रूप से कोई कम्युनिकेशन गैप रहा है, कोई अफवाह वगैरह हुई है, उसी के चलते ये हुआ है। अन्यथा इसमें ऐसी कोई बात नहीं थी कि इतनी बड़ी घटना यहाँ पर हो जाए। कोई रिमोर मॉन्गरिंग हुई है या फिर जो है अफवाह फैलाई गई है, तो उसी के चलते ये हुआ था। लेकिन तत्काल इस पर प्रभावी रूप से नियंत्रण पा लिया गया है, लोगों को सही स्थिति बता दी गई। शहर के विधायक की अगुवाई में पुलिस प्रशासन से सवाल दागे गए और एक खास समुदाय को तरजीह देने का आरोप भी लगाया गया। आरोप ये भी कि किसी खास इलाके में फायरिंग की गई और खास समुदाय के लोगों को निशाना बनाया गया। और जो प्रशासन की टालम टोल की नीति है, मेरा स्पष्ट मानना है कि ये वो प्रशासन है जो समाजवादी पार्टी के समय में भी शहर में तैनात था और सपाई मानसिकता के तहत ये प्रशासन काम कर रहा है। पुलिस प्रशासन को अलीगढ़ के हालात को काबू में करने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। कमांडोज को सड़कों पर मार्च करना पड़ा और पूरे इलाके को छावनी में तब्दील करना पड़ा। एकदम शांति व्याप्त है, चारों तरफ शांति है। पुलिस फोर्स यद्यपि समस्त लेवल से स्थानों पर तैनात है, लेकिन लोग अपना रोजमर्रा के काम कर रहे हैं, शांति व्याप्त है। उधर सूबे की सरकार ने भी हालात पर पैनी नजर बना रखी है और दावा कर रही है कि किसी भी कानून को हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी। फिलहाल हालात काबू में है, लेकिन ये सवाल लाजमी है कि जो हुआ उसका जिम्मेदार कौन है? किसने फैलाई ऐसी अफवाह कि दो समुदाय एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए? लोगों को ऐसी अफवाहों से बच के रहना होगा, शायद तभी समाज वाकई समाज रह पाएगा। अलीगढ़ से पंकज सारस्वत के साथ आज तक ब्यूरो। और आइए बात करते हैं यूपी की सियासत और सियासत में झुलसते समाज की। सरकार बदल जाती है लेकिन सियासत का चेहरा नहीं बदलता। सहारनपुर में दलितों ने हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म अपना लिया। अब वजह जानने की कोशिश की गई तो उन्होंने इसे अत्याचार और शोषण का परिणाम बता दिया। कुछ दिनों पहले मुरादाबाद में भी दलितों ने अपने हिंदू देवी देवताओं का विसर्जन कर भगवान बुद्ध की शरण ली थी। सहारनपुर के 3 गांवों के करीब 180 दलितों ने हिंदू धर्म से नाता तोड़कर बौद्ध धर्म अपना लिया। हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों और तस्वीरों को नहर में प्रवाहित कर दिया और भगवान बुद्ध की शरण में चले गए। कहा जा रहा है कि भीम आर्मी के दबाव में दलितों ने हिंदू धर्म छोड़ा, लेकिन जिन्होंने हिंदू धर्म छोड़ा वो कह रहे हैं हमने अत्याचार और शोषण के विरोध में बौद्ध धर्म का दामन थामा। सच जानने के लिए आज तक ने सहारनपुर के 3 गांव रुपड़ी, कपूरपुर और ईघरी का दौरा किया। सबसे पहले हम कपूरपुर गांव पहुंचे। ये वही घाट है जहां 18 तारीख को गांव वालों के मुताबिक 180 परिवार के लोग, दलित परिवार यहां पर आए और जहां पर उन्होंने हिंदू देवी देवताओं की जो मूर्तियां थी, तस्वीरें थी, वो इस धारा में उसको प्रवाहित कर दिया और उसके बाद हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म में परिवर्तित हो गए। ये तमाम वो दलित परिवारों के लोग हैं। क्या कुछ हुआ था, कैसे आप लोगों ने पूरी प्रक्रिया अपनाई थी यहाँ पर? यहाँ पे हमने सिर्फ देवी देवताओं की मूर्ति गंगा की धारा में बहा दी, बस। इसके अलावा हमने और कुछ नहीं किया। गांव में हमारी मुलाकात हिंदू धर्म को छोड़ बौद्ध धर्म अपनाने वाले दलित युवकों से हुई। बाबा साहब ने हमें संविधान दिया, संविधान में हमारे मौलिक अधिकार है। उन्होंने हमें समानता का अधिकार दिया। उन्होंने बोला कि आदमी आजाद है, कुछ भी कर सकता है, किसी भी धर्म में जा सकता है। धर्म तो छोड़िए, गांव के युवकों ने अपना सरनेम तक भी बदल लिया है। उनसे हमने ये जानने की कोशिश की कि धर्म परिवर्तन की वजह क्या थी, भीम आर्मी का दबाव या फिर अत्याचार या शोषण। हमने इसलिए धर्म बदला क्योंकि हमारे ऊपर अत्याचार बहुत हो रहे हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं है। जितने हमारे लड़के हैं, कोई निर्दोष हैं, सभी उनके ऊपर केस लगा दिए। चंद्रशेखर भाई हैं, वो हमारे समाज के लिए लड़ रहे, हमारे लिए लड़ रहे, उन पर रासुका लगा दी। जितने नवयुवक हैं लड़के, उन्हें उठा रहे। आप लोगों ने भीम आर्मी और चंद्रशेखर के ही कहने पर ये किया? हमने किसी के कहने पर नहीं किया। हमने जो किया अपने सभी गाँवों ने मिलकर अपनी सलाह करके जब किया। जब हमारे बच्चों के ऊपर अत्याचार हो रहा है जी, तो और उससे मजबूर होकर हम क्या करेंगे? धर्म परिवर्तन करेंगे तो हिंदू धर्म में जब हमें कहीं जगह ही नहीं मिलती बैठने की, हमारे ऊपर अत्याचार हो, तो उससे हम आहत होकर हमने बौद्ध धर्म अपनाया। इसमें कोई शक नहीं कि इलाके के दलितों पर भीम आर्मी का असर है।
लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि इलाके में हुई हिंसा के बाद दलित समाज में काफी नाराजगी है। करीब 15 दिनों पहले सहारनपुर के शब्बीरपुर गांव में जातीय हिंसा भड़की थी। महाराणा प्रताप की जयंती पर शोभा यात्रा को लेकर अगड़े और दलित आमने सामने आ गए। दलितों के 25 घर फूंक दिए गए। उस हिंसा के बाद 9 मई को भीम आर्मी ने पंचायत बुलाई, लेकिन प्रशासन ने इजाजत नहीं दी, जिसके बाद हिंसा एक बार फिर भड़की। पुलिस ने कई लोगों की धरपकड़ की, जिससे दलितों का गुस्सा बढ़ता गया। ये धर्म इसलिए बदला कि जो भी तुम्हारी बहनें थी, जो शब्बीरपुर में जो हमारी लड़कियों पर, हमारी बहू बेटियों पर अत्याचार हो रहा, क्यों हो रहा, हमारे बच्चों पर हो रहा। 5 तारीख को जो हुआ था। हाँ। मेरे तो हमारी बहनें हैं, जो जब हमें हक नहीं मिल रहा था हम क्या करें फिर, नु बताऊं मैं। देखो जी, किसी के न दबोच है, न किसी के मुख्यमंत्री के दबोच है, न प्रधानमंत्री के दबोच है, न किसी के भी दबोच है। नहीं, हम इसमें मतलब किसी के दबोच से धर्म नहीं बदल रहे, हम अपनी मर्जी से धर्म बदल रहे। इस बीच भीम आर्मी का संस्थापक अंडरग्राउंड हो गया है, लेकिन छिपकर भी वो अपना काम कर रहा है। इलाके में दबदबा बढ़ा रहा है और लोगों को सरकार और प्रशासन के खिलाफ भड़का रहा है। उधर प्रशासन ये सफाई देते नहीं थक रहा कि ऐसा कुछ भी नहीं किया गया जिससे दलितों का गुस्सा बढ़े। हम लोगों ने स्पष्ट किया है कि जो लोग पूरी तरह से दोषी हैं, इनके खिलाफ पुलिस के पास पुख्ता साक्ष्य हैं, उन साक्ष्यों के आधार पर उनको नोटिस इशू करके उनको भी अपना पक्ष रखने का मौका देंगे और जब उनके विरुद्ध सुसंगत साक्ष्य मिल जाएंगे, उनके आधार पर उनके खिलाफ चार्जशीट भेजी जाएगी। बहुत स्पष्ट मेरे द्वारा किया जा चुका है कि सिंगल व्यक्ति को भी किसी गांव में न तो गिरफ्तार किया गया है, ना ही कोई दबिश दी गई है, ना ही आगे कोई दबिश देने का प्लान है। किसी भी निर्दोष व्यक्ति को कहीं भी भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। यूपी की दलित जंग अब दिल्ली दस्तक दे रही है, इस आस में कि उनकी आवाज सुनी जाएगी, उन्हें इंसाफ मिलेगा, उन्हें अत्याचार से मुक्ति मिलेगी। पर सवाल अब भी यही है, क्या दलितों के पास गुस्सा जाहिर करने का अब भी अंबेडकर वाला ही रास्ता है? 18 मई को सहारनपुर के इसी गंगा घाट के किनारे 180 दलित परिवारों ने बौद्ध धर्म अपना लिया। दलितों की माने तो यह गुस्सा है सहारनपुर में दलितों के साथ हुए उत्पीड़न का, लेकिन इस बात का जवाब उनके पास भी नहीं है कि आखिर धर्म परिवर्तन से इंसाफ कैसे मिलेगा। सहारनपुर से संजय कुमार के साथ में आशुतोष, आज तक। बद्रीनाथ जाने के रास्ते में पहाड़ टूटकर गिरा तो हजारों श्रद्धालुओं का दिल बैठने लगा, लेकिन प्रशासन और सेना ने मुस्तैदी दिखाई। घंटों तक कड़ी मेहनत मशक्कत की और फिर धीरे धीरे सब कुछ सामान्य होने लगा। 24 घंटे बाद मार्ग का कुछ हिस्सा खोल दिया गया। दावा किया जा रहा है कि कल सुबह तक स्थिति पूरी तरह से सामान्य हो जाएगी। पहाड़ भरभरा कर गिर गया था, जिसकी वजह से बद्रीनाथ का रास्ता बंद हो गया था। हजारों श्रद्धालु फंस गए। खबरदार में आज के लिए बस इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।